गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश श्वसन, है ना। प्रकाश श्वसन जो है, यानी नाम से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, प्रकाश जो है उसकी उपस्थिति में श्वसन की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। श्वसन अगर हम लोग बात करते हैं, क्या होता है श्वसन के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6 जो होता है वो क्या होता है, टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनती है, एटीपी बनती है। आ रही बात समझ में? ये क्रिया क्या होती है, प्रकाश श्वसन के यानी जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है नॉर्मल, है ना, उसके अंदर ये चीज क्या होती है। बट प्रकाश श्वसन क्या चीज है, प्रकाश श्वसन के अंदर ये होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे मतलब टूटते तो हैं, लेकिन उससे जो एटीपी है वो प्रोड्यूस नहीं होती जैसे नॉर्मल श्वसन के अंदर होती है ना। तो ये जो क्रिया होती है, बात समझ में आ रही है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो टूटते हैं, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट जितनी एटीपी, जैसे हमारे अंदर जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन इतनी एटीपी प्रकाश श्वसन के दौरान नहीं बन पाती है। तो ये क्रिया जो होती है वो पादपों के अंदर होती है। उस क्रिया को हम फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रकाश श्वसन है हमारा। अब है कि प्रकाश श्वसन जो है, ये ध्यान रखना, हम लोगों ने देखा है कि C4 प्लांट होते हैं, CAM प्लांट होते हैं, है ना। जो मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनमें CAM चक्र चलता है, और C4 पादप होते हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए जो C4 चक्र है वो चलता है। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रकाश श्वसन है ये किसमें होता है, ये प्रकाश श्वसन की क्रिया सिर्फ C3 प्लांट्स में होती है। किसमें होती है, C3 प्लांट्स में। और कब होती है बेटा, ये तब होती है जब आपको पता है कि हमारा जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, है ना, पत्तियों के मध्य में जो ये कोशिकाएं हैं जिन्हें पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हम लोग कहते हैं, तो पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, RUBP क्या होता है, जो है RUBP होता है जो पाया जाता है। और इसके साथ जो रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम जो है वो जोड़ने में मदद करता है या तो CO2 को, है ना। CO2 को जब जोड़ता है तो क्या बन जाता है, PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। और ये जो है अपचयित हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर, और फिर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ये हमारी केल्विन बेंसन चक्र होता है, ठीक है। यानी जब वातावरण में किसकी अधिकता हो, CO2 की अधिकता हो, तो सीधा पीजीए, और पीजीए से क्या बनता है, ग्लूकोज। इस चक्र को हम C3 चक्र कहते हैं, और जिन पादपों में ये होता है उनको हम C3 पादप कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो C3 पादप है ना, इनमें क्या होता है कि ये जो RUBP है, ये RUBP को, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये क्या कर देता है, वातावरण के अंदर CO2 की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है ना, और किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कौन सी क्रिया में चला जाता है, प्रकाश श्वसन की क्रिया में चला जाता है। देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर मैंने ये चीज क्या कर रखी है, बता रखी है कि जैसे जो हमारा हरित लवक होता है उसके अंदर RUBP क्या है, हमारा उपस्थित है, ठीक है। RUBP के अंदर अगर सपोज करो CO2 की मात्रा क्या है, वातावरण में ज्यादा है, CO2 की मात्रा RUBP है, ठीक है। CO2 की मात्रा ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 कार्बन युक्त जो PGA है वो बन जाएगा। ये अपचयित होगा किसमें, PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। एसिड जो है ये अपचयित होकर क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं, और फिर इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और RUBP से CO2 को जोड़ने में मदद कौन करता है बेटा, रूबिस्को एंजाइम करता है, रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो ये कंडीशन तो कब हुई, ये हमारा C3 चक्र हो गया। RUBP के साथ जो है CO2 जुड़ी, वातावरण में CO2 ज्यादा थी, जोड़ने का काम रूबिस्को ने कहा, PGA बना और PGL बना और इससे ग्लूकोज बन गया। तो यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, है ना, ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हुआ। बट
कंडीशन कहाँ चेंज हो जाती है, जब वातावरण में क्या होती है, CO2 कम होती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वातावरण में CO2 नहीं है, क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो इस RUBP के साथ कौन जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो एक नया चक्र शुरू हो जाता है, वो हमारा C2 चक्र कहलाता है। और ये क्रिया कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, प्रकाश श्वसन कहलाती है। ये जो चक्र बनाया है मैंने, इसको C2 चक्र कहते हैं। आ गई बात समझ में, तो ये C2 चक्र है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। हाँ, प्रकाश श्वसन की क्रिया जो है, ध्यान रखना, कोशिका के 3 कोशिकांगों में होती है। हरित लवक में होती है, परोक्सिसोम में होती है, और तीसरी कहाँ संपन्न होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ये चीज ध्यान रखना कि प्रकाश श्वसन के लिए जो स्थल है वो कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, हरित लवक, परोक्सिसोम, और थर्ड वन इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि वातावरण में CO2 थी कम, ऑक्सीजन थी ज्यादा। तो ये वाला चक्र जो है वो नहीं चल पाएगा, है ना। ये नॉर्मल चक्र जो है वो नहीं चल पाएगा। हमें जो ऊर्जा है उसका क्या होगा, लॉस होगा। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए ये जो चक्र होता है, C2 चक्र, वो संपन्न किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, RUBP के साथ कौन जुड़ी बेटा, ऑक्सीजन जुड़ी। तो यहाँ पर RUBP का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो RUBP के साथ, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो O2 क्या हो रही है, जुड़ रही है। दैट मीन्स RUBP का क्या हो रहा है, RUBP जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। और कौन जोड़ने में मदद करेगा, सेम वही रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम जो है मदद करेगा। अब क्या बनेगा, जब RUBP के साथ क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो फोस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, फोस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिक अम्ल के अंदर। क्या होता है, फोस्फोग्लाइकोलिक अम्ल है, तो अगर हम फोस्फेट समूह को क्या करें, निकाल दें, तो क्या बन जाएगा, फोस्फो हट गया, तो क्या बचा, ग्लाइकोलिक अम्ल। तो ग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है, बनता है। अब ये क्रिया यहाँ तक की कहाँ पूरी होती है, कोशिका के हरित लवक में। फिर ये ग्लाइकोलिक अम्ल ट्रांसफर हो जाता है किसमें, परोक्सीसोम के अंदर। तो परोक्सीसोम में ये ग्लाइकोलिक अम्ल जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइको ऑक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, कि किसमें, ग्लाइको ऑक्सिलिक अम्ल में। ये सब 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, 2 अणु बनते हैं। तो ग्लाइको ऑक्सिलिक जो है अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है। फिर इससे क्या बनता है, ग्लाइसिन बनता है। तो ये यहाँ तक की क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, परोक्सीसोम में। समझ आ रहा है, फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल बना, फिर ग्लाइकोलिक अम्ल बना, फिर ग्लाइकोलिक अम्ल जो है वो ट्रांसफर हो गया परोक्सीसोम में। यहाँ आने के बाद ये चेंज हुआ किसमें, ग्लाइको ऑक्सिलिक अम्ल के अंदर। फिर ये चेंज हुआ ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन ट्रांसफर हो गया किसमें, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ ट्रांसफर हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ग्लाइसिन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, अपने अंदर से एक तो एमाइन ग्रुप निकालेगा, यानी NH2 निकालेगा। ये NH2 किसके साथ जुड़ जाएगा, ग्लाइसिन के साथ वापस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सॉरी, हाँ, ग्लाइसिन के साथ जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो मॉलिक्यूल है वो CO2 और ऊर्जा का क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, CO2 निकल जाएगी। CO2 निकलने के बाद ये ग्लाइसिन यानी एमाइन ग्रुप और CO2 निकलने के बाद ये ग्लाइसिन किसमें कन्वर्ट हो गया, सेरीन के अंदर। और ये क्रिया कहाँ हुई, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अब ये सेरीन ट्रांसफर होगा वापस किसमें, परोक्सीसोम में। सेरीन परोक्सीसोम में जाने के बाद पाइरुवेट के अंदर, पाइरुवेट अम्ल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये परोक्सीसोम में ग्लाइसरेट के अंदर क्या होगा, ये पाइरुवेट चेंज हो जाएगा, और ये ग्लाइसरेट किसके साथ जुड़ जाएगा, PGA के साथ जुड़ेगा, और क्या बना लेगा, PGL बन जाएगा। तो ये जो चक्र चला हमारा, ये क्या है, जो है C2 चक्र है। यहाँ पर ये जो PG है, इसका निर्माण में किसने मदद की, ग्लाइसरेट ने क्या की, मदद की। तो इसकी वजह से क्या हो पाया, ये PGL बन पाया, और ये ग्लूकोज हम वापस से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये जो चक्र होता है, C2 चक्र, इस प्रकार से क्या होता है, चलता है। हालांकि आपको प्रकाश श्वसन से रिलेटेड जो डायग्राम है वो नहीं दिया हुआ, चक्र को समझा नहीं रखा, सिर्फ थ्योरी दे रखी है, चाहे वो 10th हो चाहे वो
ट्वेल्थ हो, सॉरी 11th हो या 12th हो, दोनों के अंदर ही क्या दिया हुआ है, सिर्फ थ्योरी दे रखी है। तो आप बेटा इससे पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना, दोनों ही क्लासेस के बच्चे। तो ये हमारा क्या होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये अगर नहीं दिख रहा, आप नोट्स लिख रहे हो, तो ये देखो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, 2 मोल लिख रखा है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये आपका टॉपिक जो है फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। 12th के बच्चों का तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। 11th के बच्चों का जो क्लास के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर एक टॉपिक जो है वो बच रहा है। पेज जो जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है 11th के बच्चों का, वहां पे कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, है ना। जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग दिया हुआ है, CO2 को कैसे, CO2 आवश्यक होती है, कैसे जो अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगी, और इसमें सिर्फ मैं क्लास 11 डालूंगी। तो 12th वालों को वो जो मतलब टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 11th वालों को पढ़ना है। 11th वालों के थोड़ा एक्स्ट्रा एड किया हुआ है, तो 11th वालों को मैं समझा दूंगी, बाकी जो मेन मेन चीजें थी वो आपके फिनिश हो चुकी है 12th वालों के।